तन्मय जी, वेलकम टू स्टेट टॉक्स। थैंक यू। मैं रेगुलर ब्रश करता हूँ और जो जनरल सिखाया गया है कि ओरल हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद वो कैविटी अपने आप कैसे क्रिएट होती। एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट करके, वो आपका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है डेंटल कैविटी प्रोड्यूस करने में। और इसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड दांतों का प्रेगनेंसी से संबंध है क्या, कि अगर आप जब प्रेग्नेंट हैं तो उस समय दांतों की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए? यहाँ अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, दांतों का देखभाल अच्छे से करना है, क्योंकि आप देखिए जब हम दांत की बात करते हैं तो एक जनरल रूटीन है कि उसके हेल्थ से रिलेटेड आपने ब्रश किया एंड दैट्स इट, कि ये सफिशिएंट है। ब्रश किया ये सफिशिएंट नहीं है। पेट पीने लगते हैं, कुछ लोग गुटखा खाने लगते हैं, कुछ खैनी, तंबाकू, सारी चीज़ें। और उसका जो सबसे इमीडिएट इफेक्ट है, जो हम लोग बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों की, कि लीवर अफेक्ट हो जाएगा शराब पीने से, किडनी पे असर होगा, लेकिन ये नहीं बात करते कि दांतों पे असर होगा उसका। सिगरेट स्मोकिंग, गुटखा का बहुत सारा साइड इफेक्ट है। Welcome to State Talks. I hope you all are healthy. In today's episode, we are going to talk about oral health. So, in this episode, we have invited a dentist, a renowned dentist, Tanmay ji. So, Tanmay ji, welcome to State Talks. थैंक यू। So, आप जब आ रहे थे ना, तो मैं सोच रहा था कि सबसे जरूरी चीज है जीने के लिए भोजन, और उस भोजन के लिए जरूरी चीज है कि हमारे तक हम अच्छे से खा पाए, उसका स्वाद ले पाए, दांत जी। लेकिन सबसे ज्यादा जो हेल्थ में मेरे को इग्नोर्ड एस्पेक्ट लगता है, वो लगता है दांत। तो आपने तो इस प्रोफेशन का चुनाव किया, इतने वेरियस पेशेंट से मिलना होता होगा, तो आपका क्या टेक है इस पे, कि आपने क्योंकि इसको एज अ प्रोफेशन चुना और अभी आप इसको जी रहे हैं इस प्रोफेशन को, तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? अभी जब तक मैं स्टार्ट किया था प्रैक्टिस रांची में 2016 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सॉरी 2018 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उससे पहले मैं देवकमल हॉस्पिटल में था। इस दौरान मैं जो देखा हूँ कि यहाँ के लोग डेंटल जो भी है, डेंटल ओरल हेल्थ जो भी है, उसको बहुत इग्नोर करते हैं। इग्नोरेंस की है कि लाइक अब यही जब मैं बैंगलोर में था, वहाँ पर ओरल हेल्थ को लेके अवेयरनेस बहुत है कंपेयर टू रांची। तो ओरल हेल्थ जो ऐसा एक सब्जेक्ट है, अगर आप जो बोला खाने के लिए चाहिए दांत, तो क्या है, दांत जो रहेगा तभी आप अच्छे से मास्टिकेट कर पाओगे, चबा पाओगे। जब तक अच्छा से चबा नहीं पाओगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम है, सब कुछ है। तो मोस्ट ऑफ चीज जो आपके मुंह से स्टार्ट हो रहा है, आपका मुंह अगर अच्छा है तो आपका हेल्थ अच्छा है, ये तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ओरल हेल्थ अच्छा है तो ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा है। इसमें अभी जो पिछले कुछ टाइम में, पहले तो मैं अपने भी केस पे आऊंगा, लेकिन स्टार्ट से मैं देखता हूँ, क्योंकि बचपन से जब मैं देखता हूँ तो मेरे को स्पेसिफिकली कुछ, जैसे बाकी चीजों के लिए बोला जाता था कि आपको बॉडी को फिट एंड फाइन रखना है, स्पेशल हेल्थ के लिए आपको ये चीज करना, हार्ट के लिए आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज करना है, या किसी और बॉडी पार्ट के लिए। लेकिन जब हम दांत की बात करते हैं तो एक जनरल रूटीन है कि उसके हेल्थ से रिलेटेड आपने ब्रश किया एंड दैट्स इट, कि ये सफिशिएंट है। ब्रश किया ये सफिशिएंट नहीं है। ब्रश किया, उसको ब्रश करने का भी तरीका है। आप ब्रश जो है मॉर्निंग कर रहे हैं, इवनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो है इंडिया में मोस्टली रात को खाना खाने के बाद बहुत रेयरली कोई ब्रश करते होंगे। तो मेरे हिसाब से और एक प्रोफेशनल के हिसाब से आपको खाने खाने के बाद रात को ब्रश जरूर करना है, जिससे कारण जो भी खाना आपका जमा हुआ है, कुछ भी है, वो निकल जाए। क्योंकि आप खाने खाने के बाद आप सो जा रहे हो, आपको फ्लश सही से हो नहीं रहा है मुंह में, सलाइवा ठीक से, जो सलाइवा है जो स्टक्ड है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो उससे क्या होता है, जो एसिडिक रिलीज हो जाए, एसिड रिलीज हो जाए, कैविटी प्रिपेयर करने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप ब्रश कर रहे हैं, 2 टाइम ब्रश कीजिए, खाना खाने के बाद रात को, और सुबह अगर मान लीजिए आप नाश्ता के बाद भी करो तो ज्यादा बेटर है। नाश्ता के बाद करने से ये होता है जो आप खाए हैं वो निकल जाता है।
पहले तो ब्रशिंग हो गया। दूसरा, ब्रशिंग सफिशिएंट नहीं है। अब होता है इंटरडेंटल स्पेस, एक दांत के और दूसरे दांत के बीच में जो स्पेस है, तो वहां अगर कुछ भी फूड पार्टिकल है, इग्नोर कर रहा है, इग्नोर करने से कैविटी हो रहा है, तो उस चीज को अगर आपको ठीक करना है तो डेंटल फ्लॉस होता है। फ्लॉसिंग करना बहुत जरूरी है। फ्लॉस करने से जो इंटरडेंटल स्पेस होता है वो आप क्लीन रख सकते हैं। फिर उसका इंटरडेंटल एरिया के लिए इंटरडेंटल ब्रश भी होता है, वो इंटरडेंटल ब्रश यूज कर सकते हैं फ्लॉसिंग करते। टंग क्लीन करना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि जो भी फंगल है, फंगस है या भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन टंग पे है, तो उसको क्लीन करना आपको जरूरी है। तो फ्लॉसिंग, ब्रशिंग, माउथ वॉश अगर सबको सही से करे तो ये बेसिक ये करते रहेंगे तो आपको कैविटी जो भी है बहुत कमी होने का चांसेस है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंट कर रहे हो अपने आप को तो क्योर करने का जरूरत नहीं है। ये तो मेरा कहना है। अगर मैं जो आपने अभी जिक्र किया कैविटी का, जी। तो कैविटी तो जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो धीरे धीरे मतलब इनिशियल में तो जब आप 20-25 साल के रहते हैं तो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा रहा कि वो मुझे फील नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जबकि मैं रेगुलर ब्रश करता हूँ और मतलब जो जनरल सिखाया गया है कि ओरल हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद वो कैविटी अपने आप कैसे क्रिएट होती है कि जैसे खाना खाया फंस गया फिर निकालना पड़ रहा है। फिर जब हम लोग यूज करते हैं टूथपिक इन सब चीजों का, तो वो कितना हेल्दी है? टूथपिक बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। टूथपिक से जो क्या है कि आप गम पे इन्फेक्ट कर रहे हो, मीन्स गम को मार रहे हो, गम को चोट लगा रहे हो। तो टूथपिक तो मेरे हिसाब से तो किसी भी डेंटिस्ट के हिसाब से टूथपिक कभी यूज नहीं करना चाहिए, पहला। और अब जो बोले कैविटी कैसे हो जाता है, कैविटी अगर ब्रशिंग कर रहे, सब चीज कर रहे, फिर भी हो रहा है। क्या होता है, एसिडिक इंटरडेंटल स्पेसेस में अगर आपको फूड पार्टिकल जम रहा है, वो कैविटी प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको प्रॉपर ब्रशिंग नहीं मिल पा रहा है। और जैसे ही एसिड रिलीज करेगा, आपका सलाइवा से मिलेगा, वो वहां पर कैविटी प्रोड्यूस करेगा। और अब ये छोटे बच्चों से लेके मिडिल एज, बड़े एज सब में होता है। छोटे बच्चे में दूसरा कैविटी हुआ क्योंकि उनका फूड हैबिट अलग है। बड़ा जैसे कि हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, फूड हैबिट चेंज कर रहे हैं, फिर भी हो रहा है। तो एक होता है ये आपका एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट करके, वो आपका बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है डेंटल कैविटी प्रोड्यूस करने में। आपके मुंह में कैविटी बैक्टीरिया जब बच्चा डिलीवर होता है उस वक्त नहीं है, वो 5 मिनट के बाद पूरा बैक्टीरिया भर गया, तो आप उससे बच नहीं सकते हैं। पर हाँ, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। आपने भी बच्चे का जिक्र किया, तो एक ना बच्चे से ही स्टार्ट, क्योंकि सबसे मेरे को लगता है कि अगर बच्चे को किसी चीज की हैबिट दिलवाई जाए तो वहां से जो कंटिन्यूएशन होता है वो काफी बेटर होता है। जैसे कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो एक टाइम सुबह मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, जी। अब कुछ लोगों को देखता हूँ कि जो दोनों टाइम करते हैं, और दोनों टाइम वाले वही रहते हैं जिनको बचपन से हैबिट लगवाई गई है। तो जैसे अब मेरा ही बच्चा है और मुझे डर लगता है उसको अभी कोई भी टूथपेस्ट देने में, क्योंकि इतने हार्मफुल हैं। इंडिया में रेगुलेशन इन सारे चीजों का इतना स्ट्रांग नहीं है, तो कई बार कई सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाकी सब जो मैं देख रहा होता हूँ या पढ़ रहा होता हूँ, तो बहुत ही डेंजरस फील होता है। तो बच्चों से रिलेटेड, बच्चों का तो ओरल हेल्थ अब सिंपल सी चीज है कि जो आप किस तरह के ब्रश आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, किस तरह का टूथपेस्ट करवाना चाहिए, तो क्या एग्जैक्टली आपका take? बच्चों में देखिए दांत डेवलप होना चालू होता है आपके 6 महीना 7 महीना से, उसके पहले दांत रहता नहीं। तो क्या कर सकते हैं कि आप फीड कर रहे हैं 6 महीने तक, तो आप उनको दूध ही पिला रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ दे नहीं रहे हैं। या तो फिर अगर कुछ दे भी रहे तो सेमी सॉलिड रहा, थोड़ा लिक्विड स्टेट में। तो आप जो हमारे रेगुलर माँ दादी जो भी करते थे, कपड़े से पानी लगा के पूरे अच्छे से कैविटी को पोंछ दिए। दांत आने के बाद लाइक दांत आपका बच्चों का 2.5 से 3 साल तक में पूरा दांत आ जाता है। 2.5 साल से 3 साल से बच्चों को आप उनको ब्रशिंग कराना स्टार्ट कराइए, जरूरी है। दांत ब्रश कराना जरूरी है, उनको सिखाना होगा। और उनको 2 टाइम का हैबिट इसलिए क्योंकि जो अर्ली आप उनको जितना अच्छा सिखाओगे वो फ्यूचर तक वही कंटिन्यू रखेंगे। बहुत सारे बच्चों का पेरेंट्स का ये भी देखे हैं कि आप बच्चों को फूड बॉटल फीडिंग कराते हैं। बॉटल फीडिंग कराना ठीक है, आप क्योंकि बच्चा बॉटल फीड करेगा, करने के बाद कुछ देर रुकने के बाद उनका ओरल कैविटी पानी से साफ कीजिए, क्योंकि और अगर आप बॉटल फीड कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए शुगर ना डालें।
दूध में शुगर ना डालें। शुगर डालने से क्या होता है कि आपका नर्सिंग बॉटल कैरीज, जो नर्सिंग बॉटल कैरीज होता है वो आपका ऊपर के दांत में, मोस्टली देखिएगा सामने के दांत जो होते हैं पूरे सड़ खराब हो चुके। क्यों होता है? क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट होता है। फीड कर लिया, बच्चा सो गया, आप उसका ओरल कैविटी साफ नहीं किए, शुगर है, एसिड से रिलीज करके, एसिडिक रिएक्शन करके आपका दांत खराब कर रहा है बच्चे का। वो सब नहीं करना है। बच्चों में शुगर कंटेंट जैसे हो गया चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट, ये सबको अवॉइड, जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड कीजिए। अगर आप उसके जगह पे नेचुरल शुगर का अगर कुछ हो गया, अगर टॉप, आप डेट्स दे दीजिए, पर ब्रश कराइए। फिर उसके बाद जितना हो सके वाटर इनटेक ज्यादा रखिए, जिससे जो भी स्टिकी फूड है वो चिपके ना। चिपकेगा आपको वो कैविटी करेगा। और टूथपेस्ट के लिए? टूथपेस्ट के लिए आप हमेशा ट्राई कीजिए फ्लोराइड टूथपेस्ट। मतलब फ्लोराइड विद हाँ, फ्लोराइड? फ्लोराइड फ्लोराइडेड टूथपेस्ट से, वो भी एक पीनट या तो पी साइज, जो एक छोटा सा मटर का दाना हो उतना बराबर दीजिए, उससे ज्यादा नहीं। ब्रशिंग ये नहीं है कि 2 घंटे तक, 1 घंटे 10 मिनट तक रगड़ लें, कुछ नहीं। नॉर्मल थोड़ा सा ब्रश किए। बच्चे को पहले आदत सिखाना है, क्योंकि बच्चे को वो उसका टेस्ट अगर अच्छा लगेगा तो फॉलो करने लगेगा। तो पहले उसको टेस्ट देना है, छोटा सा पेस्ट दिए, ब्रश कराए, नॉर्मल ऐसे कंटिन्यू रखिए। तो कई बार डर लगता है ना कि जो गम्स रहते हैं वो इतने सेंसिटिव, और छोटे बच्चे का तो लगता है कि ब्रश वहां पे अगर रब करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं, होगी। उससे आपको हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज कीजिए, और जरूरत पड़े, जरूरत क्या, हमेशा 3 to 4 मंथ में आप अपना ब्रश चेंज कीजिए, क्योंकि ब्रश का लाइफ भी उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा। 3 to 4 मंथ में ब्रश चेंज कीजिए, तो गम पे भी इफेक्ट नहीं करेगा और आपके दांत के लिए भी अच्छा रहेगा। मतलब ब्रश यूज करना कम्प्लीटली हेल्थी है? हाँ, ब्रश करना जरूरी है उनके लिए, आप ब्रश जरूरी करना। अच्छा, ब्रश में जो एक और चीज जो धीरे धीरे अब मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि हम लोग थोड़े इंडिजिनस होते जा रहे हैं, कि बैक टू रूट्स पिछले कुछ टाइम में। तो वहां पर ये भी तो कर सकते हैं ना कि अब हम लोग फिर से जो पहले जो हम लोग दतवन और इन चीजों को यूज करते थे, तो वो चीजें अगर ब्रश से कंपेयर करें तो वो कितनी हेल्दी है, या फिर नॉर्मल है कि ओवर हाइप्ड है? ओवर हाइप्ड है, अच्छा। मेरे हिसाब से ओवर हाइप्ड है। ऑलवेज आप उसको यूज करो जो आपके लिए अच्छा रहे, क्योंकि उस वक्त वो ऐसा कुछ था नहीं आपके पास, तो आप उसको यूज कर रहे थे, तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप उसे साफ कर ले रहे हो। बट आपके पास अगर ऑप्शन है जो अच्छा है आपके लिए, आप उसके ऊपर जो सॉफ्ट ब्रशल यूज करो, सो दैट कि आपका गम्स भी अच्छा रहेगा, दांत भी अच्छा रहे। क्योंकि उसमें क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, शार्प एजेस रहता है, कभी गम में पोक हो गया, कभी दांतों के बीच में घुस गया, ये सब चीज होता है। तो जो बच्चों में अगर दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ही जाया जाता है या डेंटिस्ट के पास लाया जाता है? दांत का जो भी है, देखिए दांत के भी अगर अगर बच्चा 1 1.5 साल 2 साल का है तो? देखिए, आप अगर दांत का जो अभी बात करें, हमारे डेंटल में भी 9 ब्रांच होता है, तो उसमें एक ब्रांच होता है पीरियोडोंटिक्स, वो स्पेशली बच्चों के लिए होते हैं। ओके। तो आप चाहिए तो आप डायरेक्ट पीरियोडोंटिक्स से कंसल्ट कर सकते हैं, जनरल डेंटिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरल डेंटिस्ट आपको वही बताए जो पीरियोडोंटिस्ट आपको बताएगा, ये करना है वो करना है। बट अगर हाँ, अगर वो जनरल डेंटिस्ट आपको रेफर कर रहा है कुछ ज्यादा कुछ भी है, तो पीरियोडोंटिस्ट के पास आपको रेफर कर सकते हैं बच्चों को। तो ये जो टाइमिंग होता है दांत आने का बच्चे में, वो टाइमिंग सबका अलग अलग नजर आता है। सबका अलग रहता है। तो इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन? स्पेसिफिक रीजन कुछ नहीं, एक जनरल होता है कि इतने एज में दांत आ जाना है। किसी किसी बच्चों में लेट माइलस्टोन देखा गया है, तो उसके लिए एक बार आप अपने डेंटिस्ट से अगर दांत में सिर्फ रहे, तो अगर ओवरऑल बॉडी में थोड़ा माइलस्टोन, जैसे बहुत बच्चे लेट से बोलते हैं चलते हैं, तो उसके लिए हम एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और बोलते हैं कि 32 दांत होते हैं, लेकिन काउंट करने पे 32 बहुत कम ही दिखता है कि लोगों के मुंह में रहते हैं ऐसा। 32 दांत बोलते हैं और होता भी है, बहुतों को 28 होता है, बहुतों को 30 भी होता है। दांत रहते हैं बट उसको स्पेस प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो वो निकले नहीं, वो अंदर ही रह गया, अच्छा। जिसके कारण काउंट अगर आप कर रहे हो तो इतना ही है। जैसे किसी के, मेरे ही दांत, मेरे पूरे 32 दांत है। अब मैं किसी पेशेंट को देख रहा हूँ तो उसको कम है, क्यों कम है? क्योंकि उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाया, तो निकला नहीं, वही जॉ के अंदर है। तो किस एज तक दांतों की ग्रोथ होती रहती है? देखिए, आपका स्टार्ट अगर करेंगे तो 2.5 साल की उम्र में, तो 2.5 से 3 साल की उम्र में प्राइमरी टूथ,
जो दूध का दांत बोलते हैं वो आ जाता है। फिर उसके बाद जो परमानेंट टूथ स्टार्ट होता है 6 साढ़े 6 साल से का स्टार्ट हो जाता है आना। फिर 15 साल 17 साल तक ऑलमोस्ट सारा 15 साल तक ऑलमोस्ट सारा प्राइमरी टूथ 13-14 साल तक में सारा टूट जाता है। 15 साल तक का सारा परमानेंट आता है। जो लास्ट मोलर होता है विजडम टूथ वो 18 20 22 ऐसे तक में आने लगता है, कंप्लीट होता है। एक बोले तो 24-25 साल तक में आपका पूरा सेट हो जाता है। 32 अगर बोल रहे तो मतलब लास्ट 23-24 तक में हाँ आपके मुंह के हाँ, सारे आ अगर जाते नहीं आ रहा है, अगर कहीं फंस गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं इम्पैक्शन, जिसके कारण दांतों में लाइक बोलने में स्वेलिंग हो गया, दिक्कत हो रहा है, वो हो जाता है इम्पैक्शन, जो दांत प्रॉपर नहीं निकल पाया। इम्पैक्शन आपका थर्ड मोलर का भी होता है, इम्पैक्शन आपका कैनाइन का भी होता है। अब ये कैसे हो गया, जैसे कि मान लीजिए बच्चे छोटा बच्चा दूध का दांत सही टाइम पे टूटा नहीं, पेरेंट्स उस वक्त ध्यान दिए नहीं, तो जिसके कारण जो दांत है डेवलप हुआ बट वो बाहर निकल नहीं पाए, तो वो हो गया कैनाइन इम्पैक्शन। बहुत सारे इम्पैक्शन, ठीक है। जो मुझे नजर आया है कि दांत हमारे बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट में से है, कि जल्दी अगर आपने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, आपने अगर उसको जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो जल्दी से वो खराब नहीं होने वाला। इनामल जो होता है आपका वन ऑफ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, इनामल सबसे हार्ड होता है। और क्योंकि मास्टिकेशन फोर्स, जो हम लोग खाने चबाने में जो फोर्स लगाते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिससे के कारण ये जो इनामल होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेट आप बोलिए जो भी मिनरल हो गया अपने बॉडी का। अगर हमने छेड़छाड़ नहीं किया तो वो ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेशन आगे बढ़ता है, लोगों को धीरे धीरे लत लगती है नशे की। कुछ लोग सिगरेट पीने लगते हैं, कुछ लोग गुटखा खाने लगते हैं, कुछ खैनी तंबाकू सारी चीजें। और उसका जो सबसे इमीडिएट इफेक्ट है, जो हम लोग बात करते हैं बहुत सारी चीजों की, कि लीवर अफेक्ट हो जाएगा शराब पीने से, किडनी पे असर होगा, लेकिन ये नहीं बात करते कि दांतों पे असर होगा उसका। सबसे पहला इमीडिएट जो दिखता है डायरेक्ट, तो एग्जैक्टली ये कैसे दांतों को, जो जिनको एक तो है कि उनको ये सहानुभूति रखते हुए कि चलो वो खा रहे हैं या फिर सिगरेट पीने की लत है, लेकिन उसके बावजूद अगर दांतों को सुरक्षित रखना है तो क्या कर सकते हैं वो लोग? अगर किसी को हैबिट है गुटखा पान ये सब, सबसे पहले तो हैबिट आपको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हैबिट कोई अच्छा हैबिट है नहीं। वो आपको हैबिट छोड़ना ही होगा, क्योंकि ये आपको ओरल हेल्थ जो खराब कर रहा है ओवरऑल हेल्थ भी खराब कर रहा है। वो आप सोच रहे हैं अभी कि खा रहे कोई दिक्कत तो कुछ नहीं होता है, बट वो धीरे धीरे आपके बॉडी को खराब कर रहा है। अब आप सिगरेट स्मोकिंग बोल लीजिए, सिगरेट स्मोकिंग गुटखा का बहुत सारा साइड इफेक्ट है, बट अभी नहीं दिख रहा है, मीन्स अभी इमीडिएट इफेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट है। अब जैसे कि मान लीजिए सिगरेट स्मोकिंग से स्मोकर पैलेट क्या होता है, आपके पैलेट में इन्फेक्शन करेगा, वो पूरा ब्राउन जो आपका पिंक पैलेट है ग्रे हो जाएगा। ग्रे में फिर इसमें आपको रेड रेड स्पॉट आ जाएगा, स्मोकिंग से वो हो रहा है, जैसे लिप्स भी ब्लैक हो हाँ। जाते हैं। फिर आपका स्टेन्स आएगा, फिर आपका फिर रेस्पिरेटरी तो आपका खराब कर ही रहा है, स्मोकिंग कर रेस्पिरेटरी आपका खराब कर रहा है। अब ये फिर उसके बाद आपका गुटखा जो पान है, ये जो भी है खैनी जो यहाँ पर कॉमन है, उसके कारण आप देखिएगा ओरल ल्यूकोप्लेकिया जो एक कैंसरस लीजन है, बहुत कॉमन है, वो हो जाएगा। ये सब जो है इन्फेक्शन अगर हुआ, ओरल कैंसर स्टार्ट हुआ, अगर आप उसको डायग्नोस सही टाइम पे नहीं किए, उसको सही टाइम में ट्रीट नहीं किए, तो ओवरऑल हेल्थ को भी वो इफेक्ट करेगा। आपका ओरल कैंसर आगे जाएगा, लिम्फ नेक तक जाएगा, वो आगे बढ़ेगा, वो इवेंचुअली पेशेंट को हार्मफुल है। तो इसीलिए अगर आपको है हैबिट छोड़ने सकते हैं, हैबिट को कंट्रोल धीरे धीरे कीजिए, और उसको ऐसा कीजिए कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका हेल्थ से ज्यादा बड़ा वो गुटखा नहीं है। एग्जैक्टली। अब है कि जिन्होंने ऑलरेडी छोड़ दिया है, काफी लोगों से मिलने पे पता चलता है कि पहले वो यूज कर रहे थे, अब उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन
वो उन्होंने छोड़ तो दिया, लेकिन वो निशान नहीं छोड़ पाया है जो इतने टाइम तक उन्होंने पकड़े रखा है, और वो निशान उनके लिप्स पे, दांतों पे दिखता है। तो अगर पहले सिगरेट की बात करते हैं, अगर सिगरेट के कारण वो कुछ जो डिफरेंट जो ब्राइटनेस है दांतों की चली गई है, तो फिर कैसे उसको कर सकते हैं? सिगरेट के जो भी स्टेन्स है, सिगरेट का स्टेन से हम लोग स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग करने से स्टेन्स हम लोग हटा सकते हैं। और अभी बहुत सारा कुछ है, आप उसके ऊपर ब्लीच कर सकते हैं, इन ऑफिस ब्लीच ऑफिस आप इसको कर सकते हैं, जिससे जो भी जो आपका जो पुराना था, ये नहीं बोलूंगा कि 100% जो है नया हो जाएगा, बट एक प्रेजेंटेबल स्माइल आपको हो जाएगा। अगर हैबिट छोड़ दिए है उसके बाद आप ये करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भी पेशेंट है जो बोलते हैं ये मेरा लास्ट था, उसके बाद मैं नहीं करूंगा। तो मैं बोलता अच्छी बात है, मैं स्केलिंग करने के बाद, पॉलिशिंग जो भी ब्लीच करने के बाद एक हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी ओरल कैविटी, ओरल जो भी है उनका स्ट्रक्चर सब मेंटेन करके रखे। तो वो एक अच्छा हैबिट स्टार्ट करना आपके ऊपर है, आप उसको कैसे छोड़ रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको मोटिवेट करना, आपको खुद करना खुद से है। और जैसे गुटखा का हुआ, सॉरी सिगरेट का, तो गुटखा का भी वही है आपको, हाँ वो ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि आप जो गुटखा खाने एक पाउच में बना के, लाइक ओरल कैविटी जो भी बकल मिकोजा है उसके बीच में होठ के ऊपर गाल के नीचे डाल के रखते हैं, तो वो ज्यादा हार्मफुल है दांतों के लिए, दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए और आपके गाल के लिए। ये सब आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ना चाहिए। और जो गुटखा पान इन सब के कारण जो दांत बिल्कुल लाल हो चुके होते हैं बहुत लोगों के, बहुत लाल हो जाए उनको भी हम लोग ठीक करते हैं, बट वो ये नहीं बोल सकते कि हम पूरा 100% पूरा वाइट करके दे। स्केलिंग से वो नहीं हो पाता, स्केलिंग से जो आपका बाहर का स्ट्रेन है वही हटेगा, और पॉलिशिंग से वही, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा मैजिक करके वाइट कर देंगे। जितना है आपको जैसा था वैसा कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा प्रोसीजर होता है। अगर मान लीजिए कि नहीं आपको मेरे को प्रेजेंटेबल बनना है, अब मेरे को अच्छा दिखना है, तो आप उसके ऊपर वीनर्स लगा सकते हैं। क्या होता है वो? वीनर्स होता है कि आप एक लेयर होता है आपको ऊपर के जो इनामल का लेयर को हल्का सा हम लोग रफ करते हैं, उसके ऊपर वीनर हम लोग लगाते जाते हैं, सो दैट कि वो एक वाइट नेचुरल लुक आ जाए। अच्छा, जो जिसको वाइटनिंग भी बोलते नहीं नहीं, वाइटनिंग अलग हो गया। हैं। अच्छा वो आपसे ब्लीच करने को बोलते हैं, जो लोकल टर्म है ब्लीचिंग होता है। अच्छा। वीनस एक लेयर होता है जो लैब से फैब्रिकेट होके आता है, आपका इम्प्रेशन पहले लैब में जाएगा, फिर वो आपके दांत के अकॉर्डिंग वीनस बन के आएगा, अच्छा, फिर हम लोग उसको आपके दांतों के ऊपर लगाएंगे, वो हो गया। इसमें एक नेचुरली भी है कि जैसे कुछ लोग जैसे बाई बॉर्न ही उनके दांत बिल्कुल मोती जैसे चमक रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हल्का एलोइश टच लिया हुआ होता है बचपन से ही। तो ये जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? और अगर मान लीजिए कि जिसका बिल्कुल वाइट नहीं है, तो क्या वो करवा सकता है? क्या वो हो जाता है क्या? देखिए, जिनको येलो स्टेन्स है वो ये करा सकते हैं, कोई हार्मफुल नहीं है। तो इससे क्या है कि एक प्रेजेंटेबल स्माइल हो जाएगा, अच्छा दिखेगे। बट वाइट और येलो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा जो इनामल और डेंटिन, डेंटिन जो होता है थोड़ा येलो रहता है, ठीक है। इनामल जो होता है ट्रांसलूसेंट होता है, जिसके कारण हमारा जो दांत हल्का येलो दिखाई देता है। हाँ, बहुतों का अगर बहुत पीला उनको कराना है तो ये होता है, आप चेंज कर सकते हैं। जब ब्यूटिफिकेशन की बात चल रही है, तो जो सबसे पहला नजर आता है जब भी हम ग्रोइंग अप स्टेज में होते हैं, कुछ लोगों के मसूड़े थोड़े ऊंचे होते हैं, तो वो ब्रेसेस लगवाते हैं उस टाइम में। क्या बोलते हैं उसको, जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, हाँ। वो आपको ब्रेसेस लगाते हैं। तो वो कितना हेल्दी है उस टाइम लगवाना, या फिर कुछ लोग छोड़ देते हैं नेचुरली, वो फिर धीरे धीरे मैंने कुछ लोगों में नोटिस किया है कि वो कम भी हो जाता है टाइम के देखिए, साथ। आप बोल रहे मसूड़ा ऊंचा, वो एक होता है टर्म गमी स्माइल करके, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें आपको गमी स्माइल में तो वैसा मेरे आपको ब्रेसेस लगाने, ब्रेसेस तब लगता है जब आपके दांत बाहर है, टेढ़े मेढ़े हैं, उसको करेक्ट करने के लिए तब ब्रेसेस लगता आगे के दांत जब ऊंचे हों, है। बाहर अगर निकला हुआ है हाँ, तब आप लगा सकते हैं, ब्रेसेस लगा सकते हैं। बट क्या होता है, जब हमारा प्राइमरी टूथ होता है वो छोटा होता है कंपेयर टू परमानेंट टूथ, तो प्राइमरी टूथ दोनों जो टूथ के बीच में आपको गैप हमेशा रहेगा, जिससे क्या होता है जब जब परमानेंट टूथ आता है, बड़ा होता है, तो साइज को अकोमोडेट करता है। बट कंपेयर कीजिएगा तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है।
अगर जॉ साइज छोटे लगे तो अगर नहीं आ पा रहा है ठीक से, टाइम पे प्राइमरी टूथ नहीं टूटे हैं, तो दांत आगे पीछे आएंगे। उसको ठीक करने के ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। और बाहर जो दांत निकला हुआ है, पेशेंट सही से बंद कर रहे हैं तो फिर भी बाहर निकल रहा है, उसको बोलते हैं प्रोक्लाइन। प्रोक्लाइन मीन्स बाहर निकला हुआ है, प्रोक्लाइन। तो उसको ठीक करने के लिए आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोनों ही चीजें, अगर आगे पीछे है क्राउडिंग जैसे मीन्स, क्राउडिंग का मतलब आगे पीछे, हाँ हाँ, तो उसमें आप लगा सकते हैं। और प्रोक्लाइन है वो समय, उसमें भी क्या होता है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी बहुत सारे टाइप्स है। अभी नॉर्मल जो मेटल ब्रेसेस होता है, फिर आपका क्लियर अलाइनर अभी जो बहुत ट्रेंड में है। बहुत इसमें क्या होता है कि आपको ब्रेसेस लगाने का जरूरत है नहीं, क्लियर अलाइनर लगाइए, आराम से घर जाइए, खाना पीना खाइए, जब वो खाना खा रहे उसको निकाल लीजिए, फिर पहने। एक सेट आता है मीन्स 6 महीने 8 महीने 10 महीने का आपका दांत अलाइन हो जाएगा। अब जैसे सारे दांत जो हैं वो रहने चाहिए, खूबसूरत दिखता है जब सेम सिंक में रहते हैं कि सेम साइज में, कोई आगे पीछे। दांत सेम साइज का बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, आपका सेंट्रल इंसाइजर जो सामने का था तो बड़ा होगा, उसके बगल में जो लैटरल होगा उससे छोटा होगा, और जो कैनाइन होगा वो बड़ा होगा। ये होता है। और फिर उसके बाद आपका मोल, प्रीमोलर्स, मोलर्स। दांत हमेशा एक जैसा कर देंगे तो वो लगेगा सामने से कि आर्टिफिशियल है। एक तो कैप टाइप का भी कुछ चला हुआ है ना कि कैप, उसको हम लोग अपने क्राउन बोलते हैं। कैप कब लगाते हैं? कैप उस वक्त लगाते हैं मान लीजिए कि आपको आरसीटी करा है, अच्छा, रूट कनाल करा है। और रूट कनाल भी क्यों किया है? रूट कनाल करते हैं 2-3 कारण। जैसे मान लीजिए आपका केरीज हो गया, कैविटी हो डीप हो गया, तो पल्प जो पल्प पे दर्द हो रहा है, तो उसको साफ करके आरसीटी करके उसमें कैप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि दांत जो होता है ब्रिटल हो जाता है, चांसेस होता है कि टूट जाए, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए कैप लगाते हैं पहला वो। जैसे मान लीजिए कि कभी कोई गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, दांत हल्का टूट गया, जिसके कारण हम मुझे और पल्प दिख रहा है, मीन्स नस दिख रहा है, तो उसको आरसीटी करके कैप लगाते हैं। कैप लगाने से आपको एक दांत को प्रोटेक्शन मिल जाता है। अभी आपने रूट कनाल का जिक्र किया, कई लोग डरते हैं रूट कनाल करवाने से, तो रीजन क्या, मतलब दर्द होता है या? ये रूट कनाल जो है वो एक प्रोसीजर है जो अब तो इतना एडवांसमेंट हो गया है कि आप सिंगल सेटिंग में रूट कनाल करा सकते हैं। अच्छा, पहले 2 सेटिंग 3 सेटिंग अभी भी होता है, डिपेंड अपॉन द केस, कैसा केस है। तो रूट कनाल से इसलिए डरते हैं क्योंकि पेन जो होता है थोड़ा होता है, और जिसके अगर एनेस्थीसिया आप प्रॉपर कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। रूट कनाल से क्या होगा कि जो आपका नेचुरल टीथ है वो बच जाएगा। नहीं तो आपको फिर अगर रूट कनाल नहीं कर रहे हो तो आपका नेचुरल टीथ आपको निकालना पड़ेगा। अब उसमें आप निकाल दिए, तो निकालने के बाद क्या होता है, उस वक्त तो ठीक है, कुछ साल के बाद आपका आगे का दांत पीछे का दांत इधर टिल्ट करने लगेगा, ऊपर का दांत नीचे आने लगेगा, तो एक अलाइनमेंट बिगड़ता है। वो सबको अवॉइड करने के लिए रूट कनाल बेस्ट ऑप्शन, सो दैट कि आपका नेचुरल टीथ सेफ हो जाए। तो इसमें तो अगर बहुत ज्यादा दर्द होता है होगा तो एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया, रूट कनाल कोई भी रूट कनाल आप करेंगे एनेस्थीसिया दे के ही करेंगे। ओके। जॉ करेक्शन क्या होता है? पिछले कुछ टाइम में जो खासकर जो ब्यूटी हब हम लोग बोलते हैं साउथ कोरिया को, तो वहाँ ऐसे देखने में मिलता है किसी के यहाँ पट्टी लगा हुआ है, किसी के यहाँ, तो बहुत ज्यादा ब्यूटी ड्रिवन लोग हैं कि हर चीज करवाते रहते हैं। तो इसी से रिलेटेड कोई मुझे बता रहे थे, तो इसमें जब आपका चेहरा अलाइन नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम है, मतलब आप और बेटर दिखना चाहते हैं, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? क्योंकि इंडिया में भी बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है ये। जॉ करेक्शन होता है जैसे कि आपका अक्लूजन प्रॉपर नहीं है, अक्लूजन माल अक्लूजन कहेंगे। तो अगर आपका क्लास 3 अक्लूजन हो गया, क्लास 2 अक्लूजन हो गया, तो उसमें क्या करते हैं कि जॉ करेक्शन करते हैं, आपके जो लोअर जॉ है अपर जॉ उसको थोड़ा सा कट करके उसमें इम्प्लांट डाल के प्रॉपर स्क्रू के साथ उसको एक प्रॉपर बाइट देने के बाद उसको हम लोग टाइट करते हैं, जो मैक्सिलोफेशियल के अंदर आता है, जो आप बोल रहे थे कि इसमें और भी ब्रांचेस होता है। तो सर्जरी में ये ब्रांचेस होते हैं, इसमें आप करवा सकते हैं। जैसे ब्यूटिफिकेशन आपको प्रॉपर स्माइल होगा, प्रॉपर मास्टिकेशन होगा, प्रॉपर जॉ करेक्शन इसको कहते हैं। इसमें ये हो गया आपका जॉ करेक्शन। और ये क्या इंडिया में मतलब हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। मुझे यहाँ का तो पता नहीं, बट इंडिया में हो रहा है। आप बड़े बड़े शहरों में ये करा सकते हैं।
तो इसको आप इंडोर्स करते हैं या फिर जो नेचुरल, एक तो ये भी है ना कि नेचुरल लुक जो भगवान ने दिया हमें, अब जैसे हमारी स्माइल जो है वो अगर उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, या फिर है कि गम्स दिखते हैं, या फिर कुछ भी है कि जो कुछ लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं स्माइल करते हुए, कुछ लोग नहीं दिखते, तो ये आप इंडोर्स करते हैं कि हाँ इस तरह की सर्जरीज की जाए और आप फॉर अ चेंज जा सकते हो? देखिए, अगर आप अपने से खुश है तो आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो उसका विकल्प है, आपको कराना है, आप करा सकते हैं। मैं इसको इंडोर्स भी नहीं बोलूंगा, बट आप, ये टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि आपको फोर्स करके कोई कुछ करा नहीं रहा है। ये आप डिसाइड करके आ रहे हैं कि मुझे कराना है कि नहीं कराना है, क्योंकि ऑप्शन है, अवेलेबल है और अच्छा ऑप्शन है, आप करा सकते हैं। मतलब हेल्दी है इससे? इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, मतलब इससे आपको बेटरमेंट ही होगा? बेटरमेंट ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला। और कॉस्टिंग इसकी क्या आती है इंडिया में? ये तो अब डिपेंड करता है केस टू केस के ऊपर। कॉस्टली है क्योंकि कॉस्मेटिक है। क्योंकि करेक्शन जो भी आप देख लीजिए, कॉस्मेटिक जो भी रहेगा कॉस्टली रहेगा। और इसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड, दांतों का प्रेगनेंसी से संबंध है क्या, कि अगर आप जिन जो प्रेग्नेंट हैं तो उस समय दांतों की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए? यहाँ हम्म, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, दांतों का देखभाल अच्छे से करना है, क्योंकि आप देखिए प्रेगनेंसी रिलेटेड पायोजेनिक ग्रैनुल बहुत कुछ होता है, जिंजाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस उनको भी होता है। अब अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका जिंजिवाइटिस है, पेरियोडोंटाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस में जो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ब्लड स्ट्रीम से होके आपको बॉडी में गया, अब प्लेसेंटा से वही खून आपके फीटस में भी जा सकता है, तो चांसेस रहता है अर्ली बर्थ का और लो वेट का। ओके। तो आप अगर ओरल हाइजीन मेंटेन करें तो मेंटेन करके रखना है प्रेगनेंसी के दौरान। नॉर्मल ज्यादा कुछ करना नहीं है, ब्रश अच्छे से कीजिए, फ्लॉस कीजिए, वाटर इनटेक अच्छा रखिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। और कुछ जो प्रोडक्ट्स उस तरह के मिलते हैं जो कि डायरेक्टली, क्या बोलते हैं उसे, जो कुल्ला आप कर लो बस ब्रश करने के बाद, या कभी भी जनरल आप कर सकते हो, जैसे मैं ब्रांड नेम नहीं लेना चाहता लेकिन लिस्ट्रीन ये सब का जो वो रहता है। आप माउथ वॉश कर सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम करता है, माउथ वॉश करना चाहिए। और अगर उतना नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा सुसुम पानी लीजिए, नमक डालिए, गार्गल कर लीजिए। और एक प्रॉब्लम क्या होती है कि दांत का हल्का सा टूट जाता है, मतलब जैसे आप कहीं गिर गए, टकरा गए, छोटा सा टुकड़ा दांत का टूट गया, तो उसको फिर ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपको पेन नहीं है, दांत में दांत टूटा है, तो आप नॉर्मल फिलिंग करा के उसको ठीक करा सकते हैं। अच्छा। बट अगर एज में टूटा हुआ है, तो अगर आप कुछ कड़ा चीज खाएंगे तो टूटने का चांसेस रहता है, तो उसको बेटर है कि उसके ऊपर वीनर चढ़ा लीजिए। थोड़ा कॉस्टली रहेगा बट वो अच्छा रहेगा, आराम से आपको 15-20 साल का उसमें गारंटी वारंटी जो भी रहेगा मिल जाएगा। अगर आपका दांत गिरने से टूट गया है, आपका नस दिखाई दे रहा है, पेन हो रहा है, तब आपको उस कंडीशन में आरसीटी कराना होगा, उसके ऊपर फिर कैप चढ़ाना होगा जो क्राउन होता है। और कुछ दांत ऐसे दिखते हैं जो, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि दांत में क्रैक दिख रहा है हल्का सा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है सामने वाले को, तो वो इन फ्यूचर हो सकता है कि वो अभी रिसेंटली क्रैक हुआ हो, अभी टूटने लायक की स्थिति में ना हो, तो अगर वैसी स्थिति में कुछ होता है तो अर्ली इंटरवेंशन कीजिए, जितना जल्दी आप दिखा सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि जितना कम रहेगा उतना कम आपको छेड़छाड़ आपके दांतों के साथ। तो वो क्रैक्स क्या वो ठीक हो जाते हैं अगर अर्ली क्रैक्स अगर आपको पता चलता है? अगर क्रैक है, डीप नहीं है, तो आप उसको ठीक करा सकते हैं। डीप रहेगा तो वो पेन करेगा ही करेगा, क्योंकि दांत का इनामल, डेंटिन पल्प, अब इनामल तक अगर टूटा है, क्रैक हुआ है, तो आप उसको ठीक करा लीजिए। अगर वही अगर प्रॉपर नीचे तक गया पल्प, तो आपको पेन हो जाएगा, क्योंकि वो पल्प जो हुआ आपका नस हुआ, नस तक पहुंचा, आपको दर्द होगा। एक स्टेज पे पहुंचने के बाद वो जरूरी हो जाता है दांतों का ट्रीटमेंट, आप कितने भी इग्नोर रहे ओरल हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा। तो वो जो स्टेज होता है उसको कैसे, मतलब वहां पर पहुंचने के बाद, जैसे किसी को रूट कनाल करवाना है या रेगुलर है, इसमें एक और चीज है कि जैसे, क्योंकि जो मैंने फैमिली में ही देखा है, आप बोल रहे हो कि रूट कनाल एक सेटिंग में पॉसिबल है, लेकिन कई बार डेंटिस्ट ऐसे होते हैं कि वो 5 बार 6 बार इतनी सीटिंग करवाते हैं कि वो जब तक कि पॉकेट खाली ना कर दें पूरा, तब तक फिर चैन नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है,
डिपेंड करता है केस के ऊपर। अब जैसे कि आप सिंगल सिटिंग रूट कनाल कर रहे हैं तो एंटीरियर जो टीथ है उसमें सिंगल कनाल होता है, उसको आप सिंगल सिटिंग में कर सकते हैं, बट सीवियरिटी ऑफ द केस के ऊपर है। मान लीजिए कि उनका इन्फेक्शन ज़्यादा है तो इंट्राकेनाल मेडिकेशन देते हैं, उसको हम लोग कुछ दिन छोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिर बुलाते हैं। अगर पेशेंट को पेन नहीं, सारा कुछ सही है, तो हम लोग सेकेंड सिटिंग में भी कर सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि नहीं इनको और इंटरकेनाल मेडिकेशन या फिर और सफाई हो, तब तब वो 3 सिटिंग या 4 सिटिंग जाता है। अब जैसे मोलर हो गया, मोलर में क्या होता है कि आपका 3 कनाल भी होता है, 4 कनाल भी होता है, किसी किसी केस में 5 कनाल भी मिल सकता है, बहुत रेयरली, बट 4 कनाल तो मिल ही जाता है। उसको साफ करना, उसको सारे कुछ ठीक करने में टाइम लगता है, तो इसलिए उसको सेटिंग हम लोग ज्यादा लेते हैं। और जब एक एज पे हम लोग पहुंचते हैं जहां पर कि अब दांत आपका साथ छोड़ चुके होते हैं, अब आपको कृत्रिम दांत के ऊपर भरोसा करना है, तो उस प्रोसेस में वो जो ट्रांजिशन प्रोसेस होता है वो एक्चुअल में डिफिकल्ट होता है कि कुछ भी ऐसे चीजों के ऊपर, और वो लेकिन वो दिखता बहुत बुरा है, मतलब वो डायरेक्टली कि कंप्लीटली अगर आपके जो नेचुरल दांत हैं उनको हटा दिए जाएं और आर्टिफिशियल टीथ को लगा दिया जाए तो डायरेक्टली उस वो एज को आपको बिल्कुल गिरा देता है, लगता है कि वो काफी एजेड इंसान हो गया है। अगर आपका सारा दांत नहीं है, किसी कारणवश सारा दांत निकल गया, तो उसमें क्या होता है, जो आपका वो मुंह का जो स्ट्रक्चर आपका दांत सपोर्ट किया हुआ है, कॉर्नर ऑफ द माउथ पे कैनाइन से है, आपका जॉ फुलनेस जो भी है आपका मोलर से है, दांत निकाल देंगे वो आप ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा। अब आप बोल रहे हैं कि वो अजीब दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करा रहे, अब इम्प्लांट आ गया, इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस भी होता है, इम्प्लांट लगा के उसके ऊपर आप प्रोस्थेसिस लगा दे, बिल्कुल नेचुरल फील देगा आपको, खाने में भी, लुक्स में भी। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि काम करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ का किया हूँ, मेरी माँ का भी नीचे का मैं सारा इम्प्लांट करने के बाद उसके ऊपर प्रोस्थेसिस डाला, तो वो आपको बिल्कुल नेचुरल फील देगा, ठीक है। और अगर किसी का एज ज्यादा है और चाहते हैं कि मैं नहीं कराऊं, तो प्रोसेस जो होता है, डेंचर बोलते हैं, पहनने खोलने का होता है, उसको करा सकते हैं, बट क्या होता है कि आप पे वो नेचुरल दांत का फील इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका जीभ है, टंग है, वो आपको मूव करेगा, तो दो हिलने का, अगर वो प्रॉपर सेक्शन है, सब कुछ है, तो हम लोअर डेंचर अपर डेंचर में भी जा सकते हैं। अगर प्रॉपर सेक्शन नहीं है, प्रॉपर बोन नहीं है, तो आप इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस कराइए, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। शायद मेरे कहने की वजह इसलिए भी ये थी, जो थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि सारे दांत बराबर नहीं होते, लेकिन आर्टिफिशियल वाले बिल्कुल इक्वल दिखते हैं और काफी ज्यादा वाइट दिखते हैं वो। क्योंकि देखिए काफी ज्यादा वाइट तो हम जब भी अगर कोई भी डेंटिस्ट अगर दांत दे रहा है, नया दांत लगा रहा है, तो सबसे पहले आपके हेयर का कलर, आंखों का कलर, ये देख के स्किन टोन उसके ऊपर डिसाइड करके दांत का कलर दिया जाता है। ये नहीं कि आपको जो कलर अच्छा लगेगा व्हाइट लगा दिए, क्योंकि अगर आप व्हाइट लगा देंगे स्किन टोन से मैच ही नहीं करेगा तो फायदा क्या लगा के। तो वो सारा कुछ फैक्टर लेके चलना होता है, उसके बाद ही आपको दांत दिया जाता है। जो 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 सेट होता है, जो भी सेट होता है, उसमें भी उसी तरह से बनाया होता है कि सेंट्रल बड़ा रहेगा, लैटरल छोटा रहेगा, कनाइन बड़ा रहेगा, उसी तरह से बनाया रहता है वो भी। तो उसमें तो एक और चीज रहती है ना कि जो हमने देखा है कि आप जब कुछ खा रहे हो तो फिर मुंह में डाल लिया दांत, फिर उसके बाद निकाल करके सोते समय रख लिया, फिर उसकी क्लीनिंग। हाँ, तो ये एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट है? ये हो गया आपका डेंचर, लोकल टर्म में बत्तीसी बोलते हैं, पहनने खोलने का दांत। तो उसमें क्या होता है कि ये जो होता है थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव में, लेकिन कम दाम में हो जाता है, सो दैट कि पेशेंट को इकोनॉमिकली अच्छा रहे। अच्छा। उसमें क्या होता है कि इसमें आपको ज्यादा, जब आप खाना खा रहे हैं दिन भर है, आप इसको पहन के रहिए, रात को उसको पानी में डाल के इसे रखते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप सो रहे हैं, चांसेस बहुत रेयर चांसेस, बट चांसेस होता है कि आप फॉलो कर सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि सोने में किस टाइम आप कॉन्शियस तो है नहीं, तो आप उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो पानी में इसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर आप उसको हवा पे नॉर्मल रखेंगे तो श्रिंक करेगा, कल को फिट सही से नहीं हो सकता है, 1-2 दिन में नहीं होता है, बट अगर उसको बहुत दिन के लिए बाहर रखें तो श्रिंक कर जाएगा, प्रॉपर फिटिंग नहीं होगा। तो पानी में इसे इसको डाल के रखना पड़ेगा, और उसको प्रॉपर मेंटेनेंस ये है कि उसको जैसे आप अपना मुंह पहले साफ करते थे वैसे फ्लॉस तो करने पाएंगे क्योंकि दांत है नहीं, तो आप उसमें ओरल क्या बोलते हैं हम, माउथ वॉश यूज कीजिए, टंग क्लीन कीजिए,
और उसके बाद जो आपका डेंचर है उसको साफ करके अच्छे से फिर पहनिए। तो इसमें वो मेरे को लगा था कि एक ही तरीके से होता है, तो क्या दो है क्या? कि एक है कि अगर आपके मुंह से दांत बिल्कुल झड़ गए तो एक परमानेंट आप वो हाँ। करवाओ आप, एक है कि जो आप बोल रहे हो कि जो आपने लगाया फिर उसको टाइम टू टाइम आप क्लीन करो, निकाल के भी आप रख सकते हो, लगा भी सकते हो। देखिए, इसमें अगर आपके बिल्कुल दांत नहीं तो दो तरीके का होता है। एक होता है इम्प्लांट सपोर्टेड, एक होता है जिसमें आपको कोई इम्प्लांट है, एक प्रॉपर डेंचर जो पहनते हैं, खोलते हैं और रखते हैं। इम्प्लांट सपोर्टेड में क्या होता है कि आपके दांत में जो हड्डी है उसका इवैल्यूएशन करने के बाद उसमें इम्प्लांट डाला जाता है। इम्प्लांट डालने के बाद हम लोग उसके ऊपर आपको परमानेंट दांत देते हैं, जिससे आप एक नॉर्मल फंक्शन हो सके। उसको आपको निकालना नहीं है, नॉर्मल ब्रश कीजिए, खाना पीना खाइए। जो एक मेजर प्रॉब्लम मेरे को दिखती है, जो कोई कुछ भी गलत नहीं करते, ना गुटखा खाते हैं ना शराब पीते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके दांत खराब होते हैं, और उसका एक रीजन जो मुझे दिखता है वो है पायरिया। तो ये पायरिया क्या है, कैसे हो जाता है ऐसे जनरली? पायरिया अपने टर्म में अगर हम जो पढ़े लिखे उनके टर्म में जिंजाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, ये सब होता है। वो क्यों होता है? आप प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, आपका गट हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। गट हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए जिससे प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए फूड। और ये जो होता है, आप ये कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे किन्हीं का दांत आगे पीछे हुआ, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पा रहा है, फूड लॉजमेंट होगा ही होगा। फूड लॉजमेंट होगा तो आप उसको रेगुलर विजिट से क्लीन करवा लीजिए, ठीक है। अगर नहीं करा रहे तो वही जो प्लाक है, प्लाक आपका टर्न हो जाएगा कैलकुलस में। अब जब कैलकुलस जो है आपका मसूड़े के ऊपर बार बार बैठे जा रहा, वो पॉकेट बना दिया। मीन्स पॉकेट का मतलब एक जगह बना रहा है आपके दांत और मसूड़े के बीच में, तो जिसके कारण वो पेरियोडोंटाइटिस यानी आपके दांत और मसूड़े के बीच में गंदा जम रहा है, मसूड़ा स्वेलिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, और आपका दांत धीरे, अगर उसी को इग्नोर आप करते जाएंगे तो मसूड़ा ढीला भी हो जाएगा, आपके दांत ढीले हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि आप ये नहीं बोल रहे कि हर 6-6 महीने में, आप एटलीस्ट साल भर में एक बार क्लीन करा रहे हो दांत, तो आपका ओरल हेल्थ अच्छा रहेगा। पायरिया से जो एक मेजर प्रॉब्लम जो लोग फील करते हैं, जो गुजरते हैं, वो है बैड ब्रीदिंग का। और ओरल हेल्थ की जब बात करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है ब्रीदिंग, बैड ब्रीदिंग। और मतलब इतने बड़े बड़े बिजनेसेस इस चीज के ऊपर बने हुए हैं, इवन टूथपेस्ट भी इसी बात पे बेचा जा रहा है। तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? बैड ब्रीदिंग अगर किसी को है तो उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? और अगर नहीं भी किसी को है, लेकिन अगर है कि नहीं, आप बेटर कोई ऐसी चीज जो आप यूज कर सकते हो जिससे कि आप बेटर स्मेल करो, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? बैड ब्रीदिंग आपका, आप ओरल हाइजीन पूरा मेंटेन कर रहे हैं, 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं, माउथ वॉश कर रहे हैं, फ्लॉस कर रहे हैं, आपका ओरल हेल्थ ठीक है, पर आपका गट हेल्थ अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपका अनडाइजेस्टेड फूड जब आपका रिलीज, मीन्स क्या होता है, जब अनडाइजेस्टेड फूड से एसिड रिलीज होगा, मीन्स कि GERD, गट रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स से जब बाहर आएगा आपका इसोफेगस तक, तो आपका एसिड रिलीज होगा, जिसके कारण क्या होता है, बैड ब्रेथ होता है, ठीक है। फिर आपका इंटेस्टाइन प्रॉपर रहना चाहिए, मीन्स खाना अच्छे से अगर डाइजेस्ट हो रहा है, प्रॉपर टाइमिंग में खाना हो रहा है, प्रॉपर वाटर इनटेक हो रहा है, तो ये सारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर बैड ब्रेथ सिर्फ ओरल हाइजीन से नहीं, आपका हेल्थ, जो गट हेल्थ है, उसके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जब आप आने वाले थे तो हमने कुछ व्यूअर्स से और कुछ जानने पहचानने वाले लोगों से जब बताया कि आज का एपिसोड डेंटिस्ट के साथ करना है, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे। तो उसमें से जो क्वेश्चंस है मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा और आप प्लीज उनको आंसर करना। तो जो एक क्वेश्चन ही है जो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग इसमें से लगा कि सिर्फ अब मुंह जो है वो सिर्फ खाने के काम में नहीं आता है, वो किस करने के भी काम में आता है। तो अब इसमें है कि अब जब आप किसी डेट पे जा रहे हो या फिर किसी वैसे सिचुएशन में हो, इंटीमेट सिचुएशन में, और आप कॉन्शियस हो अपने ओरल हाइजीन को लेकर के या फिर जो भी कि स्मेल, ब्रीदिंग, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? उसके लिए क्या सजेशन है आपका? उसके लिए तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको ओरल हेल्थ अच्छा रखने के लिए प्रॉपर जो आपका सलाइवा
जो फ्लो है वो अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए अगर बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग का आदत होता है, जिसके कारण क्या होता है उनका जो उस वक्त जो पीएच होता है आपका कैविटी का कम हो जाता है, जिसके कारण आपका ड्राई माउथ हो जाता है। ड्राई माउथ भी एक कंडीशन है आपका बैड ब्रेथ के लिए। तो उस सब कंडीशन में आप वाटर इनटेक अच्छा रखिए, अच्छे से फ्लॉस कीजिए, ब्रशिंग कीजिए, ये तो कॉमन है, ये करना ही करना है। वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए सो दैट कि आपका जो भी एक फूड इम्पैक्टेड है कहीं भी लॉजमेंट है वो निकल जाए, क्योंकि आपका सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी किसी केस में कि अगर सलाइवा बिल्कुल नहीं होता, जीरोस्टोमिया बोलते हैं उस कंडीशन को, तो कैविटी होने का चांसेस रहता है। तो वाटर इनटेक अच्छा रखना है। मतलब डेट पे जाइए तो अच्छा खासा पानी पी के पानी जाइए। पीजिए, अपना साफ ओरल हाइजीन मेंटेन करके जाइए। ये जो एक क्वेश्चन है, चारकोल टूथपेस्ट और वाइडनिंग स्ट्राइप्स, क्या ये एक्चुअल में वर्क करता है? देखिए, फॉर टेम्पररी यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म यूज के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि चारकोल जो होता है आपका जो बाहर का स्टेन है उसको हटाता है। क्यों, कैसे हटाता है? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स है वो उसमें एब्रेसिव होते हैं। एब्रेसिव का काम है दांत को घिसना। दांत का जो सुपरफिशियल लेयर को अगर आप घिस दीजिएगा तो वाइट दिखाई देगा, बट क्या है कि उसको लॉन्ग टर्म यूज पे इतना घिस जाएगा कि आपका जो इनामल है वो घिसने लगेगा, आपका डेंटिन एक्सपोज होगा। डेंटिन ऐसे भी येलो होता है, आपका दांत पीला दिखाई देने लगेगा और सेंसिटिविटी होगा। तो इसके कारण आप यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा यूज नहीं करना है। ओके। और इसमें एक क्वेश्चन है कॉफी से रिलेटेड, कि कॉफी पीने से क्या दांतों को नुकसान होता है? कॉफी पीने से, इसमें मैं चाय भी इंक्लूड कर देता हूँ हाँ, कि मैं चाय लवर हूँ। चाय और कॉफी का ये है कि उससे स्टेन होता है। चाय और कॉफी से स्टेन होता है, तो क्या कीजिए, अगर क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि चाय कॉफी पी रहे तो शुगर डाल के पी रहे। शुगर दांत के लिए खराब है, शुगर तो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी खराब है, दांत के लिए भी खराब है। ट्राई कीजिए बिना शक्कर का, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, स्टेन होगा, बट क्या करना है, पीने के कुछ आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, जब आपका पीएच नॉर्मल हो जाए आपके अकॉर्डिंग, कैविटी अकॉर्डिंग, तो वाटर इनटेक अच्छा रखिए, अच्छे से कुल्ला कीजिए, पानी पीजिए। तो वेपिंग क्या उतना ही नुकसानदायक है क्या जितना स्मोकिंग है? दोनों है, दोनों है। दोनों इक्वली हार्मफुल है। हार्मफुल है क्योंकि आपका वो माउथ को ड्राई करता है। आप अगर जब भी वेव कर रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं तो गर्म जो भी हवा है वो तो उसके अंदर है का, सलाइवा को सुखा रहा है, तो ये हार्मफुल है। तो देखिए, क्वेश्चन जो है, जो पहले हम लोग बात कर रहे थे कि इतने सेटिंग करने पड़ते हैं, उसी से रिलेटेड है कि डेंटिस्ट इतने महंगे क्यों होते हैं? डेंटिस्ट महंगे नहीं है, पेशेंट के इग्नोरेंस के कारण डेंटिस्ट महंगे है। अच्छा। अगर आपका छोटा कैविटी है, ब्रश कर रहे आपको दिखाई दे रहा है मेरे दांत में सड़ा हुआ है, काला दिख रहा है, मैं डेंटिस्ट के, बट जब तक उनको पेन नहीं होगा वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे। तो अगर वो नॉर्मल कैविटी है, आप नॉर्मल फिलिंग करा लीजिए, ठीक है। अवॉइड किया तो वो आरसीटी को चला गया। और दांतों को साफ करने के लिए घरेलू नुस्खे भी तो होते होंगे ना? तो ऐसे कुछ नुस्खे जो आपने इम्प्लीमेंट किए होंगे या आप सजेस्ट करते हो? मैं ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट अपने ऊपर तो नहीं किया और ना ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि बोलते हैं नमक, लेमन, ये सब करने से लेमन सिट्रस होता है। अच्छा। लेमन सिट्रस होता है और सॉल्ट भी आपका एब्रेसिव होता है, अननेसेसरी आपका इनामल इरोड होगा, इरोजन होगा। तो इसको लॉन्ग टर्म तो कभी यूज करना नहीं चाहिए। आप नॉर्मल फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज कीजिए, सॉफ्ट ब्रेसल कीजिए, वेल गुड। तो ये तो काफी, मतलब जितने भी गांव के लोगों से आप बात करें, सब लोग ये सजेस्ट करेंगे कि सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, नमक, ये मिक्स करके आप करो, बहुत हेल्दी है। ये सच, ये इधर के तो बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए। चॉकलेट जो है, क्योंकि एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, मैं उसमें थोड़ा और ऐड कर देता हूँ कि चॉकलेट जो है वो इतना ज्यादा, क्योंकि कुछ उसके बेनिफिट्स भी बताए जाते हैं चॉकलेट्स के, तो क्या ऑल दांतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं? चॉकलेट डिपेंड करता है उसका शुगर इंटेक कितना है। आप डार्क चॉकलेट यूज कीजिए, ठीक है, वही आप नॉर्मल चॉकलेट यूज, शुगर कितना इंटेक है। चॉकलेट का क्या होता है टेंडेंसी, वो आपके दांत पे चिपक जाता है, और यहाँ के लोग चॉकलेट खाने के बाद ब्रश थोड़ी नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, ब्रश नहीं करने के समय आप वाटर इनटेक रखिए, कुल्ला अच्छे से कीजिए, रात को ब्रश कीजिए, क्योंकि अगर जो चॉकलेट चिपका, शुगर चिपका आपके दांत में, वो कैविटी करेगा। एक क्वेश्चन है विजडम टूथ को लेकर के कि क्या इसको निकालने से दिमाग की नसों पे असर पड़ता है? विजडम टूथ जो होता है कब निकाला जाता है? आपका दांत, विजडम टूथ जो होता है ऐसे विजुअल ऑर्गन जैसा कोई काम नहीं है बॉडी, वो आपके खाना चबाने का भी काम नहीं है। तो उसमें क्या होता है, कब निकाला जाता है, चार वो जब इम्पैक्ट हो जाता है, मीन्स को जगह नहीं मिल रहा निकलने का, तो इम्पैक्शन बोलते हैं उस कंडीशन को। जब दांत नहीं निकल पा रहा, प्रॉपर ओरल कैविटी में जगह नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको विजन टूथ निकालना अनिवार्य है, आपको निकालना जरूरी है। तो जो खुद से खींच करके तोड़ देते हैं या हल्का हिल रहा है और उसको आपने खुद से तोड़ दिया? विजन टूथ तो पहली बात आपसे घिल निकलेगा ही नहीं, अच्छा। वो इतना पीछे रहेगा कि आपका हाथ भी नहीं पहुंचेगा। और विजडम टूथ इतना इजीली अगर निकल जाए तो डेंटिस्ट काम करते नहीं। एक चीज जो मैं एज ए ना करियर प्रोफेशन भी देखता हूँ बात करते समय, कि बाकी तो आपकी एक्सपर्टीज है, लेकिन साथ ही साथ आप जब किसी प्रोफेशन में होते हैं तो और लोगों को एज अ करियर गाइडेंस भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने एक यात्रा कर ली है। तो मैं जब इसको एज अ करियर प्रोफेशन देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, वो उनका चयन अगर एमबीबीएस में नहीं हो पाता तो वो फिर बीडीएस चुनते हैं और डेंटिस्ट बनते हैं। तो इसको क्यों ऐसे? क्योंकि ये तो एक सोसाइटल परसेप्शन है ना, क्योंकि पेशेंट तो डेंटल के भी हैं, पैसे तो इसके अंदर भी हैं, तो ये इग्नोरेंस स्टूडेंट के अंदर कैसे आई है? ये इग्नोरेंस सोसाइटी का बनाया हुआ है, और कुछ नहीं है। एंड ऑफ द डे आप पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, आप अपना लाइवलीहुड कमा रहे हैं, चाहे वो आप एमबीबीएस रहे चाहे बीडीएस, आप दोनों को सेवा कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट अब डॉक्टर बन रहे तो एक भाव ये भी होना चाहिए कि मैं सेवा भाव से। तो आप अगर बीडीएस, हाँ बहुत जन का होता है कि एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस किए, बीडीएस के बाद भी आपको बहुत सारा ऑप्शन है। आप अगर उस एमडीएस कर रहे हैं, ओरल सर्जरी, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ऑर्थोडोंटिक्स, तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं। पीजी करके आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हाँ एमबीबीएस करके आप एमडी नहीं कर पाए। तो यहाँ पर एक और चीज जो मैंने नोटिस की है कि जैसे एमबीबीएस करने के बाद लोग एमडी करने जाते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन बीडीएस करने के बाद एमडीएस नहीं जाते हैं ज्यादातर लोग करने। मोस्टली जो आपका काम है, आप डेंटल जो भी काम है प्रैक्टिस के ऊपर है, और आप मोस्ट ऑफ द काम आप सीख लेंगे बीडीएस के दौरान। तो एक जो एडवांस हो गया, लाइक आपको लगता है सर्जरी, उसके लिए आपको एमडीएस करना जरूरी है। ऑर्थोडोंटिक्स हो गया, उसके लिए भी आपको करना जरूरी है। अगर आप बीडीएस के बाद भी क्लिनिक करते हैं तो कंसल्टेशन रख सकते हैं, ओरल सर्जरी का कंसल्टेशन रख सकते हैं, ऑर्थोडोंटिक्स का कंसल्टेशन रख सकते हैं, उसके बाद अपना क्लिनिक आप चला सकते हैं। तो ये भी तो है ना एक, कि जैसे इसको एज ए करियर ऑप्शन अगर देखें, जैसे नॉर्मल आपने एमबीबीएस किया हुआ है तो गवर्नमेंट नियुक्ति जो होती है वो भी आपके लिए करियर ऑप्शन होता है, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, खुद का क्लिनिक तो उनके लिए भी उसी तरीके से है। डेंटिस्ट के लिए शायद मेरे को दिखता है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में डेंटल ऑप्शंस नहीं है लोगों के लिए, तो वहां पर भी एक रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है डेंटिस्ट के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी डेंटिस्ट का विंग नहीं है, वो रेयर जगहों पे, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर ही उसमें भी होता है। नहीं है। आपको डेंटिस्ट, एक फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फीस भी अब जो है बहुत फीस भी ज्यादा है, देन आपका सेटअप भी ज्यादा है, तो पेशेंट बोलते हैं आप महंगे हैं। क्योंकि एमबीबीएस का क्या है कि आपकी अब जॉब ज्वाइन कर लिया, कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, हो गया। अगर आप प्राइवेट क्लिनिक भी कर रहे हैं तो आपको कोई मशीन नहीं बैठा रहे हैं, हमारे को डेंटल चेयर, एक्सरे, आरबीजी सब कुछ करना है, सब कुछ अपने ऊपर है, तो उसका एक्सपेंसेस है। तो उस कारण जो हमारे जो इक्विपमेंट है वो बहुत महंगा है, इसके कारण डेंटिस्ट्री थोड़ा बहुत महंगा हो। और अभी तो और नए एडवांस इक्विपमेंट्स आ गए हैं सारे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, आपका एडवांसमेंट होगा, ट्रीटमेंट महंगा हो, बट है महंगा हो रहा है, बट सुविधा भी आपको अच्छा मिल रहा है कंपेयर टू पहले से। तो एक डेंटल क्लिनिक एस्टेब्लिश करने का एक्सपेंस ऑलमोस्ट क्या होता है? ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या क्या लगाना चाह रहे हैं। अगर आप नॉर्मल शेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इंडियन ब्रांड भी, बाहर के भी ब्रांड है, डिपेंड करता है कॉस्ट आप क्या लगा रहे हैं। फिर आप आरवीजी लगा रहे हैं, नॉर्मल क्लिनिक में ओपीजी भी लगा ले रहे हैं,
फिर आप उसके बाद पीजो रिमूवल अगर इम्प्लांट का सेटअप कर रहे हैं तो सब कुछ करते हैं। इंटीरियर जो भी है रेंट वेंट करते हैं, ये प्रॉपर करने जाएंगे अगर नॉर्मल करें 10 to 15 लाख आपको कहीं भी आराम से लगेगा। तो आपका सजेशन, क्योंकि आप काफी टाइम से अब इस प्रोफेशन में हैं, तो आप सजेस्ट क्या करते हैं जो बायो के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेडिकल में अब जाने वाले हैं, एज अ प्रोफेशन उनका होने वाला है, तो क्या वो एज अ फर्स्ट ऑप्शन डेंटल को मान सकते हैं क्या? फर्स्ट ऑप्शन डेंटल को मान सकते हैं अगर आप स्ट्रगल के लिए रेडी हैं, क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन डेंटिस्ट अगर घर के रहेंगे तो स्ट्रगल होगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे से आप बहुत पेशेंट बना, क्योंकि पेशेंट आपसे पहले से डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, वो लोग काम करे, आपको उस मार्केट में जाके अपना नाम बनाना है, तो उसमें आपको स्ट्रगल होगा। तो ये भी अब हर चीज तो घूम फिर के लौट करके आ जाती है जो मार्केट एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर, कि आप आ रहे हो मार्केट में तो चाहे आप हमारी बॉडी का केयर कर रहे हो या कुछ और चीजों का केयर कर रहे हो, आपको आप उस प्रोफेशन में हैं तो आपको पैसे कमाने हैं। तो अब उसमें कैसे वो, जैसे कोई भी नए ही बंदे होते हैं, बाकी बीमारियां तो इतनी सारी है तो वहां पर लोगों के पास स्कोप बस दिखता है, लेकिन एज ए डेंटिस्ट इतना क्राउड मुझे दिखता है कि गली गली में डेंटिस्ट दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो शायद डेंटिस्ट भी मिस कर रहे हैं और जो मुझे दिखती है, कि जितनी ज्यादा बड़े शहरों में गली गली में डेंटिस्ट दिखते हैं उतना ही कम छोटे शहरों में दिखते हैं। छोटे शहर में ये है कि यहाँ का हमारे हमारे जो ऊपर वाले जनरेशन है, हमारे माँ बाबा, उनके यहाँ था कि सिर्फ MBBS। वो अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी क्या है कि BDS जो कर रहे हैं, MDS कर रहे हैं, अच्छा करेंगे क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। क्योंकि अभी जिस शहर में हम लोग रह रहे हैं, शहर इतना बड़ा है नहीं, शहर डेवलप करेगा पॉपुलेशन और आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। आप बोल रहे हो बड़े शहर में गली गली में, वो पहले से विकसित है, ये विकसित हो रहा है, तो ये डिफरेंस है। नहीं, जैसे गांव की बात मैं कर रहा हूँ कि Tier 3 4 सिटीज, वहां पे आपको डेंटिस्ट नहीं मिलते हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी तो है वहां वहाँ है, बट प्रॉब्लम है कि वहां पर अपॉर्चुनिटी है, आप काम कर सकते हैं, बट आप वहाँ सरवाइव कैसे कर पाएंगे जब आपको वहां पर उस काम का उस वैल्यू उस टाइप से नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी डेंटल इक्विपमेंट है, मटेरियल है, वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि आप जो चीज यहाँ लगा रहे हो वही चीज वहां लगाओगे। ये तो नहीं कुछ नया लगा दोगे, कुछ कम में लगा दोगे, तो आपको वो भी देखना है। तो ज्यादातर जो लोग हैं जो पास आउट हो रहे हैं, जो एक भीड़ जो है हर साल निकल करके आ रही है, तो उनके लिए तो जो मुझे दिखता है कि आपके लिए, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है आपको प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस करना। तो उसके अलावा कुछ और बहुत सारे फील्ड है। आप मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं जो प्रैक्टिस नहीं करके अलग अलग सेक्टर में चले गए हैं। जैसे फार्माकोविजिलेंस है, अब बहुत सारे कंपनी में फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हैं। वो उसका मतलब मुझे मुझे उस आप ड्रग रिलेटेड कुछ होता है, मुझे उसका, क्योंकि मेरे को उसमें कुछ आइडिया था नहीं। अच्छा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड उसमें गए हुए हैं। बहुत सारे लोग कॉलेज में लेक्चरर है, प्रोफेसर है, वो ये सब कर सकते हैं। फिर अपना प्रैक्टिस तो करना ही करना है। ये तो बेसिक ये सब 3 4 चीज है। और फिर उसके बाद हेल्थ सेक्टर में भी अलग हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी है। और अब तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का भी वो हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही एक मैं न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था, जो एक डेंटिस्ट ही है, तो उन्होंने अपना टूथपेस्ट लॉन्च किया है हर एज कैटेगरी के लिए, कि बच्चे के लिए और मिड एज के लिए, ओल्ड एज के लिए, और बहुत सारे हर इश्यू के लिए टूथपेस्ट उन्होंने किया है, और अच्छा खासा वैल्यूएशन उनकी कंपनी का बहुत क्विकली हो गया है। तो अपॉर्चुनिटी तो एक्चुअल में है कि क्रिएट करना होगा। हाँ, आप अगर भीड़ का हिस्सा है तो उससे कुछ अलग करना होगा। और आप देख रहे हैं डेली उस फील्ड में हैं, आप काम कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं आपके पास, तो अगर आप हैं उस माइंडसेट के तो आपको नजर आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या और किया जा सकता है इस फील्ड के अंदर। तन्मय जी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को कि अगर आप ओरल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं तो आप ओवरऑल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। आपका ओरल हेल्थ अच्छा रहेगा, ओवरऑल बॉडी अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत सारे जो मेजर इश्यू होते हैं जो आपको पता नहीं चल रहा है, वो धीरे धीरे करके आपको इफेक्ट करेगा, तो इग्नोर मत कीजिए।
6 मंथ्स में एक बार विजिट कीजिए। 6 मंथ्स का कंसल्टेशन भी ज़्यादा कुछ कोई डेंटिस्ट लेंगे नहीं आपसे। आप एक बार जाइए, दिखाइए, जो भी है क्लियर हो जाएगा। कैविटी है कि कुछ और है, गम्स इन्फेक्शन है, सारा कुछ देखिए। ओरल हेल्थ मेंटेन कीजिए सो दैट कि आपका ओरल हेल्थ अच्छा रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, इट वाज वेरी इंसाइटफुल। अब इतनी चीजें पढ़ी नहीं थी और पहले नहीं जाना था दांतों के बारे में, तो काफी कुछ जानने को का मौका मिला। मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स भी काफी इनलाइटन हुए होंगे इस एपिसोड के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।